प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वह वृद्धावस्था या वृद्धजनों की समस्याएं किस सीमा तक है और किस प्रकृति की है। जब कभी हम समाज कार्य के अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र की बात करते हैं, उनके उद्देश्यों की बात करते हैं, तो प्रमुख दो उद्देश्य समाज कार्य से जुड़े हुए हैं। उनमें एक उद्देश्य सैद्धांतिक उद्देश्य है और दूसरा व्यावहारिक उद्देश्य। एक को हम थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव या एम कहते हैं और दूसरे को अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य की जब बात करते हैं तो समाज कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी को ये सिखाया जाता है कि समाज में जो समस्याएं हैं उसके प्रति हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उसके प्रति जो जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों से अवगत होना है और उन समस्याओं के कारणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है। अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो यह जो उद्देश्य है ये सैद्धांतिक उद्देश्य है। लेकिन यहीं तक ही समाज कार्य के उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाते, एक दूसरा उद्देश्य और है और वह है व्यावहारिक। अर्थात जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उस शिक्षा के आधार पर विद्यार्थी को ये बताया जाता है कि समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनके कारणों को जानना, अर्थात सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़कर उसके व्यावहारिक उद्देश्य पर भी ध्यान केंद्रित करना है, अर्थात उन समस्याओं के निराकरण में भी उसे अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। समाज कार्यकर्ता का यह उद्देश्य है कि वह समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इसके लिए आवश्यक है उन कारणों को जानना जिससे कि वो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो वर्तमान समय की एक और गंभीर समस्या है जो प्राचीन समय में नहीं थी, क्योंकि प्राचीन समय में वृद्धजनों के प्रति एक सम्मान था, उन्हें आदर्श माना जाता था, उनके अनुभवों के अनुकूल आचरण करने की प्रेरणा मिलती थी और इसीलिए उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व कुछ अलग प्रकार का था। परंतु धीरे धीरे समाज में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन का कारण नगरीयकरण है, औद्योगिकरण है, वैश्वीकरण है, आधुनिकीकरण है और समय समय पर नए नए जो आविष्कार हुए हैं उन आविष्कारों के प्रति जिस तरह से हमें प्रतिफल मिले हैं, एक तरफ हमें बहुत सारी सुविधाएं तो मिली हैं लेकिन साथ में एक अभिशाप भी मिला है और वह अभिशाप है वृद्धजनों के प्रति दुर्भावना के रूप में। इसलिए हम बात करें कि वृद्धजन की क्या क्या समस्याएं हैं और उसके निराकरण के लिए किस तरह के कानूनी प्रावधान हैं और किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने नीतियां बनाई हैं जिससे कि वे वृद्धजन सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें अपने अंतिम दिनों के रूप। तो आज जब हम बात कर रहे हैं समाज कार्य की, तो समाज कार्य के अंतर्गत वृद्धावस्था जो एक प्रमुख समस्या है, तो यह है क्या? वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जो उम्र बढ़ने के साथ प्रारंभ होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम कहते हैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, इसे रोका नहीं जा सकता। हमें हर जगह पर यह देखने को मिलती है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। इसकी शुरुआत जन्म लेते और अधिक यथार्थ रूप में तो गर्भ में आते ही हो जाती है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। अन्य शब्दों में जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ बढ़ती है और शेष जनसंख्या के घटने पर घटती जाती है। यह जनसंख्या और जनसांख्यिकीय संक्रमण का परिणाम है जिसके अंतर्गत जनसंख्या ऊंचे से नीचे प्रजनन और मृत्यु दरों में भ्रमण करती रहती है। यह अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप यह एक व्यक्ति पर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारे शरीर में कमजोरी आती जाती है, मानसिक रूप से अनेक प्रकार की चिंताएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक निहितार्थ भी है। अतः वृद्धावस्था पर किए जा रहे अध्ययन दर्शाते हैं कि वरिष्ठों की देखभाल की समस्याओं को समझा जा सक रहा है।
यानी हम समझें कि वरिष्ठों की या वृद्धजनों की क्या समस्याएं हैं, जो 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि इससे पहले हम वृद्धजनों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनाएं, इस प्रकार से उन पर अत्याचार जैसी कोई स्थितियां देख नहीं पाते थे, परंतु 21वीं सदी में हमने बहुत सारी चीज़ें जो प्राप्त की हैं, उनमें एक वृद्धजनों की समस्याएं भी हैं। आज के बदलते इस दौर में जैसे जैसे जीवन और उससे संबंधित मूल्यों में परिवर्तन होता जा रहा है, वैसे वैसे समाज में कई अनगिनत नई समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। उनमें से एक समस्या वृद्धावस्था से संबंधित है, जो वृद्धजनों के प्रति बदलते दृष्टिकोण व उनके प्रति उपेक्षित व्यवहार को दर्शाती है, जिसके चलते वृद्धजनों की व्यक्तिगत समस्या एक सामाजिक समस्या का रूप ग्रहण करती जा रही है। क्योंकि किसी न किसी रूप में आज यह समस्या समाज के अधिकांश परिवारों में देखी जा सकती है। भारतीय समाज की पहचान उसकी अद्भुत एवं अतुलनीय संस्कृति से की जाती है, जो अपने सदस्यों को निरंतर सामाजिक दायित्व व कर्तव्यों को निष्ठावान तरीके से निर्वाह करने में हमेशा तत्पर रही है। अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति में वृद्धजनों को बहुत सम्मान दिया जाता था। ये हमारी पहचान थी, ये हमारे मूल्य भी थे, और समाज में ये अपेक्षाएं भी की जाती थी कि वृद्धजनों का सम्मान किया जाना चाहिए। किंतु पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया का अनुकरण भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ता को कमजोर करता जा रहा है। हमने दूसरों की संस्कृति को अपना, जिसमें पश्चिमीकरण भी है, आधुनिकीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। इतना ही नहीं, औद्योगिकरण, नगरीयकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों आदि जैसे कारकों ने जहां एक और देश व राष्ट्र को भौतिक उन्नति प्रदान कर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया है, साथ ही लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थवादिता व उपभोगवाद की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया है। इन कारकों का नकारात्मक प्रभाव सामाजिक संबंधों की संकीर्णता व भावात्मक अलगाव के रूप में देखा जा रहा है। विशेषतः यह सभी कारक वृद्धजनों के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। तो जहां हम एक और इन सारे प्रक्रियाओं से, चाहे वो पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण या नगरीकरण से बहुत सारा लाभ हमको मिला है, पर हमको एक अभिशाप भी मिला है, और वह अभिशाप है वृद्धजनों के प्रति उपेक्षा का भाव। जिस प्रकार के मधुर संबंध हमारी पहचान थी, आज वो मधुर संबंध बदलते जा रहे हैं, और यही कारण है कि आज 21वीं सदी में वृद्धजनों को समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तब ये सवाल उत्पन्न होता है कि वृद्धजन कहें किसे। तो वृद्धावस्था की जो अवधारणा है, यह एक सतत, अपरिवर्तनीय, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो मानव जीवन चक्र का अंतिम चरण है। वृद्ध व्यक्ति को अनेक शब्दों जैसे बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक, वृद्धजन से संबोधित किया जाता है, जो एक ऐसे समरूप समूह से संबोधित किया जाता है जो सामाजिक रूप से पूर्ण तरह अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। वृद्धावस्था का एक और अर्थ है गिरता शरीर। ऐसा शरीर जो अब सहयोग करने को तैयार नहीं है। बुढ़ापा व्यक्ति को शीघ्र ही कमजोर और अशक्त बना देता है, अतः स्थितियां और भी कठोर हो जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर में शारीरिक कमजोरी आती जाती है, और वह समाज में उस प्रकार का सहयोग नहीं कर पाता जिस तरह का सहयोग युवावस्था में किया जा सकता है। डेमोग्राफिक अर्थ में उम्र बढ़ोतरी एक जैविक पद्धति है, जो गतिमान एवं निरंतरता लिए होती है। काल क्रमिक उम्र जैविक और मनोवैज्ञानिक उम्र की माप नहीं की जा सकती। जब हम डिक्शनरी में जाएं तो शब्दकोश के अनुसार वृद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि से संपन्न, अर्थात जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बुद्धि से युक्त। अतः वृद्धता एक लक्षण मात्र आयु का ही अधिक हो जाना नहीं, बल्कि एक पूर्ण वृद्ध के परिवेश में आयु वृद्ध
ज्ञान वृद्ध और अनुभव वृद्ध, इन तीनों का ही संयोग होता है जिसे हम वृद्धजन कहते हैं। वृद्धावस्था की अवधारणा को विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मतों के आधार पर स्वीकृत कर परिभाषित करने का सार्थक प्रयास किया है। डी पाल चौधरी के अनुसार वृद्धावस्था प्रायः कार्यशीलता में कमी, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास से संबंधित है। अर्थात हमारी जो एक्टिवनेस है, जो क्रियाशीलता, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और इसी का परिणाम है कि प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है और उसका ह्रास जो है वही हमारी वृद्धावस्था है। चार्ल्स बेकर के अनुसार वृद्धावस्था व्यक्ति के उन परिवर्तनों का द्योतक है जो समय के परागमन का परिणाम होता है। यह परिवर्तन दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक हो सकते हैं। ए.के. कपूर के अनुसार जब बात करें तो वृद्धावस्था शारीरिक विकलांगता, मानसिक क्षमता में कमी के साथ साथ क्रमशः सामाजिक गतिविधियों में भूमिका निर्वाह हेतु अवरोध उत्पन्न कर आर्थिक निर्भरता की ओर अग्रसित होना है। इन सारी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो वृद्धावस्था को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, उसकी स्पष्ट और सार्थक परिभाषा नहीं दी जा सकती, फिर भी जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके आधार पर यह कह सकते हैं कि वृद्धावस्था सामाजिक दृष्टिकोण से हम उस व्यक्ति को वृद्ध मानते हैं जो अपने सक्रिय जीवन से निवृत्त हो चुका है। आर्थिक दृष्टिकोण से उस अवस्था को कहते हैं जब एक व्यक्ति सक्रिय आर्थिक क्रियाओं से अवकाश प्राप्त कर लेता है, जबकि जैविक दृष्टिकोण से वृद्धावस्था आयु के बढ़ने के साथ शारीरिक निर्बलता की स्थिति है। जब हम बात करते हैं तो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जो आर्थिक क्षेत्र से निवृत्त हो जाता है और उस पर समाज में कार्य करने की जो क्रियाशीलता है, जो गतिशीलता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आज अगर हम बात करें तो भारत में वृद्धावस्था की जनसंख्यात्मक विश्लेषण को देखें तो हमको लगता है कि भारत की जनगणना में 1961 के अनुसार कुल जनसंख्या में वृद्धों की संख्या 5.6% की थी, जो 2001 में बढ़कर 7.4% हो गई और वर्ष 2011 तक जनसंख्या का प्रतिशत 8.18% हो गया, जो कि 2026 तक बढ़कर 12.4% तक होने की संभावना। अर्थात निरंतर वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि हमने बहुत सारी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है और इसीलिए हमारी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और उसी का परिणाम है कि वृद्धावस्था में भी जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार देश में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत भारत में उस समय कुल जनसंख्या 121.05 करोड़ थी, जिनमें 62.31 करोड़ पुरुष और 58.74 करोड़ स्त्रियां थी। इनमें अगर प्रतिशत की बात करें तो वृद्ध जनों की संख्या 10.38 करोड़ कुल, जिनमें 5.11 करोड़ पुरुष और 5.27 करोड़ स्त्रियां, अर्थात स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। जब हम वृद्धावस्था में कहते हैं शरीर की दुर्बलता है, मानसिक कमजोरी है, काम करने की सक्रियता का ह्रास है, ये सब चीज़ें हैं और उसी का प्रतिफल है कि वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं भी घेर लेती हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो और चाहे वो मानसिक समस्या हो, चाहे दूसरों पर निर्भर रहने की समस्या हो। ये सारी समस्याएं वृद्धावस्था की ही देन हैं। तो वृद्धावस्था की समस्याओं की बात करें तो भारत की कुल आज 140 करोड़ की आबादी में से ऐसे 10 करोड़ से अधिक लोग होंगे जो वृद्ध हैं। इन 10 करोड़ वृद्ध लोगों की संख्या में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके परिवारों ने बेसहारा छोड़ दिया है। इन बेसहारा लोगों में से कुछ तो घर पर ही किंतु अपने बच्चों की अनदेखी और उपेक्षा का शिकार हैं और कुछ वृद्धजन इतने निराश हैं कि वे वृद्धाश्रम में पहुंच गए हैं।
ऐसे वृद्धाश्रम जहां बस रहने और खाने की न्यूनतम व्यवस्था है। कुछ इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि उन्हें न तो घर मिला है और न वृद्धाश्रम, वे तो बस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल के बाहर लोगों की भीख के मोहताज हैं। अर्थात ये जो स्थिति, ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है जो वृद्धजनों की समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। वृद्धों की समस्या को लेकर एक बहुत अच्छा अध्ययन हुआ, ह्यूमन राइट्स ऑफ एल्डरली इन इंडिया, ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें जो तथ्य प्रस्तुत किए वो बहुत चौंकाने वाले थे। इसके मुताबिक 90% वृद्धजनों से दुर्व्यवहार किया जाता है जब वे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए परिवार से आर्थिक मदद मांगते हैं। 25% वृद्धजनों का कहना है कि घर के युवा सदस्य उन्हें बोझ समझते हैं और उनके प्रति हम अनदेखी का भाव रखते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि हमारे समाज में 33% वृद्धजन किसी न किसी रूप में परिवार द्वारा शोषित हैं और शारीरिक प्रताड़ना भी झेल रहे हैं। अपनों से मिलने वाला ऐसा रुख और असंवेदनशील व्यवहार वृद्धजनों को कई मानसिक बीमारियों का भी शिकार बना रहा है, जिसके चलते उनका शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर होता जा रहा है। जिस देश में वृद्धजनों का आश्रय प्रकार परिवार का हर सदस्य सुरक्षित महसूस करता था, या हम यह कहें कि वृद्धजन परिवार में बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, उसी समाज में वरिष्ठ नागरिक आज हर तरह से स्वयं को असुरक्षित पाते हैं और अपमान भी झेलते हैं। यानी इस तरह की स्थिति आज वृद्धावस्था में वृद्धजनों को झेलनी पड़ रही है, जो कि हमारे लिए एक चिंतनीय, एक सोचनीय विषय है। प्रायः वृद्धावस्था को जटिल एवं समस्याग्रस्त अवस्था माना जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं एक साथ मनुष्य को घेर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपना सामंजस्य स्थापित करने में अपने आप को असफल पाता है। अगर हम वृद्धावस्था की समस्याओं की बात करें तो सबसे पहली समस्या है शारीरिक और मानसिक असमर्थता, अर्थात वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, मानसिक दृष्टिकोण से भी और शारीरिक दृष्टिकोण से भी। वृद्धावस्था एक ऐसी आयु है जहां अशक्तता या प्रतिरक्षा प्रणाली के दुर्बल हो जाने के कारण अनेक रोगों की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वृद्धावस्था के जीवन को और भी कठिन बना देती है। एक और बीमारियों के अधीर हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों को भी उनकी देखभाल में अधिक समय व धन व्यय करना पड़ता है। हमारी स्वास्थ्य नीतियों में शिशु व मातृत्व कल्याण को प्रधानता दी गई है, लेकिन वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में उतना विचार नहीं किया गया जितना कि बदलती परिस्थितियों में अपेक्षित है। वृद्धावस्था में स्नायु दुर्बलता, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कमजोरी, उच्च संवेदनशीलता व लोगों की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक असमर्थताओं का सामना करते हैं, जैसे कि याददाश्त, समझने की क्षमता, बौद्धशीलता और कार्य करने की योग्यता का कम होना। यह अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो वृद्धजनों को महसूस होती है उस आयु में आने पर। इसी तरह से आर्थिक असुरक्षा भी उनकी अपनी एक प्रमुख समस्या है। आर्थिक असुरक्षा की समस्या वृद्धों को तब होती है जब वे स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं पाते। कई वृद्ध व्यक्तियों को या तो अवसर की कमी है या क्षमता की, जिसमें कि वे उत्पादक नहीं बन पाते जैसे पहले थे। युवाओं से प्रतिस्पर्धा बढ़ना, व्यक्ति, परिवार व समाज की मानसिकता, स्थायी कुपोषण, आर्थिक पहुंच और शारीरिक मानसिक संसाधनों, अधिकारों में जागरूकता की कमी जैसे कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फलस्वरूप उनकी योग्यता के अभाव के कारण आर्थिक उत्पादकता और स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस आयु में वह उत्पादन नहीं कर पाता, आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता, तो वह दूसरों पर आश्रित रहता है। तो दूसरों पर आश्रित रहने के कारण कई बार उन्हें वो सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं जिसकी वह अपेक्षा करता है।
इसीलिए वो उपेक्षा का शिकार होता है। हम कहते हैं ये आर्थिक असुरक्षा भी है जो वृद्धजनों को एक समस्या के रूप में घेर लेती है। इसी तरह अकर्मण्यता तथा शक्तिहीनता, वृद्धावस्था में अपने को किसी सामाजिक कार्यों से हटाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा इस अवस्था में वृद्ध सामाजिक दबाव को अधिक महसूस करते हैं। पुरुष व महिला इस अवस्था में भूमिकाहीनता, शक्तिहीनता और अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ उनके कई कार्यों में गिरावट आती है, जिसके कारण मन में आत्मविश्वास और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। काम तो करना चाहते हैं पर शरीर में ताकत नहीं है कि वो उस कार्य को करें। इसी भाव से उसमें जो आत्मविश्वास होना चाहिए उस आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है और इसी का प्रतिफल है कि वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। फिर इस अवस्था में उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो बुरा है, जिसे हम दुर्व्यवहार कहते हैं। बुजुर्ग दुर्व्यवहार से बेहद आहत होते हैं। उनसे दुर्व्यवहार उनका नज़दीकी या परिवार का ही कोई व्यक्ति करता है जो जोखिम अधिक है। जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस हेतु कदम उठाए जाएं ताकि दुर्व्यवहार रोके जा सकें और बुजुर्गों की रक्षा की जा सके। कई बार हमारे सामने इस प्रकार के भी उदाहरण मिलते हैं कि दुर्व्यवहार में उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, कई बार उनके साथ मारपीट भी की जाती है। ये ऐसे दुर्व्यवहार है जिसको समाज में रोकने की आवश्यकता है और यही दुर्व्यवहार वृद्धजनों की अपनी एक प्रमुख समस्या भी है। इसी तरह उनके मन में भय भी है। कई वृद्ध व्यक्ति भय से जीते हैं या भय में जीते हैं। तर्क संगत या तर्कहीन जो भी हो, ये समस्या जो बुजुर्ग झेलते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक प्रभावी ढंग से संबोधित करना आवश्यक है। भय से पीड़ित बुजुर्गों को आश्वस्त करना जरूरी है। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसी रूप में इलाज करना चाहिए। डर का तर्कहीन आधार होने पर अथवा तर्क संगत असल रूप में भय होने पर उसकी रोकथाम, उपाय और उचित कार्रवाई कब और कहाँ संभव है यह पहचान करने की आवश्यकता है कि किस कारण से उसमें भय है, चाहे वो तर्कहीन है चाहे वो तर्क संगत है, लेकिन वह भय से ग्रसित है। इस भय को दूर करने की आवश्यकता है, तभी उसमें आत्मविश्वास और तभी उसमें सुरक्षा की भावना भी पैदा होगी। फिर इस अवस्था में वो एकाकीपन, लोनलीनेस भी विकसित हो जाता है, जो कि उनकी अपनी एक समझ, क्योंकि परिवार के लोग उसे अपने साथ बिठाना नहीं चाहते और इसी कारण वो समाज में अलग थलग पड़ जाता है और परिणाम वो एकाकीपन का शिकार हो जाता है। वृद्धावस्था में एकाकीपन की अवस्था अत्यंत कष्टदायी होती है, क्योंकि इस स्तर पर आकर व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता के चलते उनकी सामाजिक गतिशीलता कम हो जाती है। परिवार के सदस्य अपने कामों में व्यस्त होने की वजह से समय नहीं दे पाते। इससे एकाकीपन की समस्या उत्पन्न होती है और कई बार एकाकीपन के कारण जो विचलन होता है उस विचलन से वह अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित भी हो जाता है। इसी तरह अपेक्षा और उपेक्षा का द्वंद्व है। बच्चों के जन्म से ही माता पिता ये सपने देखते हैं कि बड़े होकर वे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। परंतु बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वर्तमान सामाजिक परिवेश में वे इतना उलझ जाते हैं कि चाहते हुए भी वे माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। माता पिता समझते हैं कि बच्चे जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा व उपेक्षा का यह द्वंद्व वृद्धजनों को बहुत मानसिक पीड़ा देता है। ये हर समय अपने को अपमानित महसूस करते हुए निराशा के सागर में डूबे रहते हैं। तो यह अपने आप की एक प्रमुख समस्या है जो वृद्धजन समाज में अपेक्षा और उपेक्षा के द्वंद्व के बीच झेल रहे हैं। फिर प्रताड़ना भी है। कुछ वृद्धजन इतने अभागे होते हैं कि उनके बच्चे उन्हें दूध में पड़ी मक्खी के समान समझते हैं। उनके व्यवसाय, खेती आदि पर स्वयं कब्जा जमाकर उन्हें घर से बेघर छोड़ देते हैं और कहीं चले जाते हैं। पुत्र व परिवार के मोह से ग्रस्त वृद्धजन अपमानित व उपेक्षित जीवन को विवश होते हैं।
कई बार उनकी जो भी संपत्ति वो बच्चे हड़प लेते हैं और उनको इस तरह से छोड़ देते हैं कि वो असहाय हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, और सिवाय इसके कि वो दूसरों पर आश्रित यानी भीख के रूप में अपना जीवन यापन करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रताड़ना है जो इस आयु में व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, जिसे हम दुर्व्यवहार कहते हैं। वृद्धावस्था में वृद्धजनों के प्रति समाज व परिवार के सदस्यों द्वारा उनके प्रति दुर्व्यवहार व अपमानजनक व्यवहार देखने को मिलता है, जो 2 पीढ़ियों की जीवन शैली व सोच में अंतर की वजह से अत्यंत कष्टदायक होता है। इसको हम कहते हैं जनरेशन गैप। एक युवा पीढ़ी है, दूसरी वृद्ध पीढ़ी, दोनों के आचार विचार, दोनों के व्यवहार, दोनों की सोच भिन्न है, और उसी का परिणाम है कि दोनों के बीच दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यह दुर्व्यवहार बाहरी व आंतरिक कारणों की वजह से शीघ्र संवेदनशीलता का रूप धारण कर लेता है। यह दुर्व्यवहार वृद्धजनों की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को अनदेखा कर दिया जाता है। तो इस तरह से दुर्व्यवहार भी वृद्धों के साथ एक प्रमुख समस्या, और कई बार दुर्व्यवहार इस तरह से होता है कि उन्हें घर से भी निकाल दिया जाता है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है, उनको खाने को उचित भोजन नहीं दिया जाता है। तो जिस आयु में उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए वो सब परिवार के लोग उन्हें उपलब्ध नहीं कराने से जिस तरह का व्यवहार विकसित करते हैं उसे हम दुर्व्यवहार की श्रेणी में रखते हैं। इसीलिए इन लोगों के कल्याण के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है। बुजुर्ग कल्याण के लिए जब हम सोचने की बात करें तो नीति का निर्माण करें, और उस नीति का सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन भी हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि वृद्धजनों को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं उससे उनको छुटकारा मिल जाए। और इस समस्या के निराकरण में समाज कार्यकर्ता की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और अगर वो अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करेगा तो समाज में, परिवार में व्याप्त वृद्धजनों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उसमें बदलाव आ सकता है। असुरक्षा सुरक्षा में बदल सकती है, दुर्व्यवहार अच्छे व्यवहार में बदल सकता है। आवश्यकता है सोचने की और उसे सही ढंग से क्रियान्वित करने की। इसी उद्देश्य के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नोडल एजेंसी, जो कि अपने आप में एक नोडल एजेंसी है, वह राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के साथ निकट सहयोग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित है, प्रयास कर रहा है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों द्वारा उनका समर्थन करना है। ये सारी वे सुविधाएं हैं जो इस आयु में व्यक्ति को आवश्यकता है, ताकि अगर मिल जाएं तो उनका जीवन सुखमय हो सकता है। इसके लिए भी कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 41 में यह प्रावधान है कि राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता विकसित करनी होगी, और जो कानून बना है उस कानून को अगर हम दृष्टिपात करें तो विगत वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में वृद्धि के मुख्य कारकों में से एक है। धीरे धीरे उनकी सुविधाएं बढ़ाने की जो योजनाएं बनी है, जो नीतियां बनी है, जिस तरह से क्रियान्वयन हुआ है, जिस तरह से उनका कार्यान्वयन हुआ है, उसका प्रतिफल हमें ये देखने को मिला है कि धीरे धीरे उनकी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं। भारत सरकार ने 2007 में वरिष्ठ नागरिकों व माता पिता के रख रखाव व कल्याण का अधिनियम पारित किया है, जिसके अंतर्गत संविधान के तहत इस बात की गारंटी है कि वरिष्ठ नागरिक यानी माता पिता के रख रखाव व कल्याण के लिए प्रभावी प्रावधान लागू होंगे। संक्षेप में यह कानून अंग्रंकित प्रावधान प्रदान करता है कि न्यायाधिकरण के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों माता पिता का रख रखाव बच्चों रिश्तेदारों के माध्यम से अनिवार्य व न्यायोचित बनाना, अर्थात कंपलसरी कर दिया कि वे अपने माता पिता या वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए सही कार्य करेंगे। रिश्तेदारों द्वारा लापरवाही करने के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करना। अगर माता पिता चाहें जो वृद्ध हैं तो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को हस्तांतरित नहीं करेंगे, रोक सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिए दंडात्मक प्रावधान, जो बच्चे वृद्ध माता पिता की सुरक्षा नहीं कर सकते उनके लिए कानून में अलग दंड की भी व्यवस्था है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षा प्रदान करना, ये सब संवैधानिक प्रावधान है जो संविधान के तहत किया गया है। इसी तरह वृद्धजनों पर एक राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी 1999 बनाई गई, जिसके मूल भाव यह है कि वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति जनवरी 1999 में वृद्धजनों के कल्याण और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए घोषित की गई, जिसके प्राथमिक उद्देश्य ये है कि अपने स्वयं के तथा अपने साथी के बुढ़ापे के लिए प्रावधान रखने को प्रोत्साहित करना। इस तरह से प्रावधान विकसित किया जाए कि बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में वो अपनी सुरक्षा कर सकें। परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों को परिवार जैसी देखभाल के लिए पूरक के रूप में सक्षम बनाना और समर्थन देना, पीड़ित बुजुर्गों की देखभाल और उनका संरक्षण करना, बुजुर्गों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, बुढ़ापे की देखभाल करने संबंधी अनुसंधान का प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना, बुजुर्गों का उत्पादक नेतृत्व क्षमता में जागरूकता पैदा करना और स्वतंत्र जीने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, और इसी तरह से राष्ट्रीय नीति के संचालन के लिए कार्यान्वयन रणनीति की परिकल्पना की गई। यह है कि राष्ट्रीय नीति के संचालन के लिए कार्य योजना तैयार करना ताकि सही उसका कार्यान्वयन हो सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग ब्यूरो की स्थापना करना, जहां वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए उनका सहयोग ले सकें। वृद्ध व्यक्तियों के लिए राज्य में निदेशालय की स्थापना करना, नीति के क्रियान्वयन की 3 वर्षीय लोक समीक्षा, यानी किस तरह से वो उन पर क्रियान्वित हुई है उसका मूल्यांकन करना भी है, उनकी समीक्षा भी करना है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिक निकायों, मीडिया विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें ये सभी और गैर सरकारी सदस्य हैं। बुजुर्गों के लिए एक स्वायत्त नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करना, स्थानीय स्वशासन की भागीदारियों को प्रोत्साहित करना। इस तरह से अगर हम प्रयास करें मिलजुल कर, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इस तरह से अगर हम विकसित करें, चाहे वो राष्ट्रीय नीति के रूप में हो, चाहे राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन हो, चाहे वृद्धजनों की समस्याओं के सुलझाने के लिए कुछ ब्यूरो की स्थापना करना हो या निदेशालय की स्थापना करना हो, इन सब का मिला जुला प्रयास ये हो सकता है कि वृद्धजनों को समाज में जिस प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है उससे उनको छुटकारा मिल सकता है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एकीकरण योजना भी है। वृद्ध व्यक्तियों को आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उम्र बढ़ने पर उत्पादक और सक्रिय जीवन को बढ़ावा और समर्थन प्रदान करने हेतु 1992 के बाद एकीकृत कार्यक्रम लागू किया गया। इसके माध्यम से सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, समुदाय के द्वारा बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे उचित वृद्धजनों की देखभाल करके उनको सुरक्षा उपलब्ध करवा सकें। तो ये सारी सुविधाओं की आवश्यकता है जो वृद्धावस्था में वृद्धजनों के लिए अब तक जो अभिशाप बना हुआ था, जो कलंक बना हुआ था, उस अभिशाप को दूर करके हम उन्हें उचित सुविधा, उचित सुरक्षा, उचित संरक्षण प्रदान कर सकें। तो सारांशतः हम कह सकते हैं कि मानव वृद्धावस्था एक जटिल, संचयी, समय संबंधी मनोजैविक प्रक्रिया है जो जीवन के विकासोत्तर चरण में व्याप्त होती है। बुढ़ापा मानव जीवन की स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। अगर हम लंबे समय तक जीवित रहें तो हम सभी को ढलती उम्र का अनुभव होगा। यह कोई बीमारी नहीं है और न ही कोई विघटनकारी शक्ति है।
बुढ़ापा जीवन के उस चरण में सभी व्यक्तियों में दिखाई देने वाले देर से जीवन के कुछ निश्चित प्रतिमान को दर्शाता है। हालांकि अलग अलग डिग्री पर है, यह न केवल जैविक स्तर पर बल्कि जीवन के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं पर भी परिवर्तन को दर्शाता है। चिकित्सकीय क्षेत्र में यह बेतहाशा प्रगति ने मानव की जीवन प्रत्याशा को बढ़ा तो दिया है, किंतु बढ़ी हुई इस जीवन प्रत्याशा ने वृद्धजनों के जीवन को और अधिक कष्टमय बना दिया है। दिन प्रतिदिन बदलते सामाजिक वातावरण में वृद्धजनों का स्थान नगण्य व शून्य होता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण परिवार का बदलता स्वरूप है। जिस परिवार में वृद्धजनों को मान सम्मान व सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती थी, आज वही परिवार वृद्धजनों की अनेक समस्याओं को उजागर करता जा रहा है। वृद्धजनों की परिवार में गिरती सत्ता व निर्णय प्रक्रिया में असहभागिता के कारण वृद्धजन अपनों के हाथों न केवल उपेक्षित व्यवहार का शिकार हो रहे हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का दंश भी झेलने को विवश है। जो वृद्धजनों में अपने बचे शेष जीवन के प्रति कुंठाघात कर अनेक व्याधिकीय से ग्रस्त हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। इसलिए आवश्यकता है ऐसे वृद्धजनों के लिए विशेष प्रावधान, जिससे कि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। संविधान ने अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और समय समय पर ऐसी नीतियों का निर्माण कर उनका कार्यान्वयन भी किया है, जिससे कि वे उन्हें समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का आधार प्राप्त हो सके, जिससे कि वह सुरक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे कि उनका उचित संरक्षण हो, जिससे कि उनकी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की सुगमता से पूर्ति हो सके।